प्यारे विद्यार्थियों, युवान हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास होगा ये एक एनालिसिस क्लास है। जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सब हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो ये क्लास जो है स्पेशल टीजीटी पीजीटी हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है जो आगामी 2026 में होने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिएगा फिर अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। और जिन्होंने नोट्स बना लिए हैं अपने, तो वो मेरे साथ अपने नोट्स को ओपन कीजिएगा और अपनी मैचिंग को करते हुए चलिएगा कि उनसे कोई पॉइंट यहाँ पर छूटा तो नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है। इतिहास में हमने जाना कि हिंदी जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। आपका जहाँ भी मैं स्टार मार्क करूँ समझ लीजिएगा वहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो ये जो है आपका हिंदी भाषा का शब्द, हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। और साहित्य यानी कि सधन हित, जिसमें सबका हित हो, इससे मिलकर बनता है सधन हित से साहित्य। इतिहास क्या होता है? जिसमें देश और समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं का तथ्यात्मक रूप से कालक्रम के अनुसार वर्णन किया जाता है, वो आपका इतिहास होता है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आज आपको एक तो स्टार मार्क करते हुए चलना है अपने नोट्स के ऊपर। हालांकि मैंने बीच में बताया होगा डिटेल क्लासेज में, लेकिन नहीं भी बताया हो, अगर किसी का छूट गया होगा तो कहाँ कहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे ही पॉइंट्स को स्टार मार्क करते हुए चलेगा मेरे साथ साथ में, ठीक है। चलिएगा, फिर हमने लेखन पद्धतियों को यहाँ पर पढ़ा था। लेखन पद्धतियों में हमने वर्ण कर्म पद्धति पढ़ी थी, जिसको किसने अपनाया था? गारसदा तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपनाया था। जिसमें अगर कोई भी क वर्ण है और क वर्ण का यहाँ पर कर्म के अनुसार वर्णन किया गया है, तो ऐसी जो एक साथ में वर्णन किया गया है एक ही कर्म में, ना कि काल के अनुसार। अगर कोई आदिकाल से, अगर मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर कोई कवि है वो अ से है, ए से है, ए अल्फ़ाबेट से है, ए अल्फ़ाबेट से है, तो उसमें जितने भी कवि आपके ए नाम से बनते हैं, जिनका भी नाम ए से बनता है, वो सारे के सारे एक ही साथ रखे जाएंगे, एक क्रम में रखे जाएंगे। फिर जो बी से बनेंगे वो सारे के सारे एक क्रम के अंतर्गत आएंगे। ये कहना मैं आपसे चाहती हूँ। तो इस पद्धति को किसने अपनाया था? गारसदा तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपनाया था, ठीक है। कालक्रम पद्धति की अगर बात करते हैं तो जॉर्गियसन और मिश्र बंधुओं ने इसे अपनाया था। और फिर आती है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता तेन थे। इस विधेयवादी पद्धति के 3 शब्द हैं, यानी कि 3 शब्दों में इस विधेयवादी पद्धति को बांटा गया है। एक जाति, दूसरा व्याकरण और तीसरा क्षण विशेष। इसको अपनाया किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। चौथे नंबर पर आती है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति की अगर बात करते हैं तो इसमें क्रमबद्धता और तर्कपुष्टता तो होती है, लेकिन इसमें जो है अनेक तथ्य छूट जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर विधेयवादी पद्धति है। फिर कालकर्म पद्धति और वर्णकर्म पद्धति भी इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें भी आपको याद रखनी है। किसने किस पद्धति को अपनाया, यही क्वेश्चन आपसे बनता है। तो तीनों में मैंने आपको बता दिया कि जॉर्गियसन, मिश्र बंधुओं ने वर्णकर्म पद्धति, कालकर्म पद्धति को अपनाया है। फिर आपका शुक्ल जी ने जो है वो विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। और अगर बात करते हैं गारसदा तासी और शिव सिंह सेंगर जी की, तो इन्होंने वर्णकर्म पद्धति को अपनाया है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लगभग 30 के लगभग इतिहास ग्रंथों को कवर किया था। तो डिटेल में तो आज मैं नहीं आपको बताने वाली हूँ, मोटा मोटा बताऊंगी। तो आपका डिटेल में सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, आपको सिर्फ मैच करते हुए चलना है कि कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। देखिएगा ये, और इसे आपको आज की क्लास से क्या आइडिया होगा, मैंने आपको कल का दिन भी दिया, बीच में 2 दिन मैंने आपको दिए। एक कवर करने के लिए, अपना किसी का नोट्स बीच में कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको कवर आपने किया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। और फिर एक दिन आपको रिवीजन का भी मिला है कि आपने कोई बर्डन नहीं था नोट्स बनाने का, आपने उसका रिवीजन किया होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं, इसमें हम देखते हैं इस्तेवार दलालित्योत्तर एंडो हिंदुस्तानी को सबसे पहले नंबर पर। ये किसका है? गारसदा तासी जी का है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। 1839 ईस्वी में इसका पहले भाग का प्रकाशन हुआ, दूसरे का 1847 ईस्वी में होता है। हिंदी और उर्दू के कवियों को इसमें रखा गया था। इस ग्रंथ का जो हिंदी में अनुवाद किया था वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने 1952 ईस्वी में किया था। 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण आता है, जो कि 3 खंडों में था। फिर इसके अंतर्गत 738 कवियों को रखा गया था। 72 कवि हिंदी के थे, बाकी सभी उर्दू के थे। इस ग्रंथ की जो पद्धति थी वो वर्णकर्म पद्धति थी। ABCDE इस तरीके से इसमें कर्मों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। फ्रेंच भाषा में ये था। नलिन विलोचन शर्मा जी ने गारसदा तासी को प्रथम इतिहासकार माना है। इनके ग्रंथ को प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। सेकंड नंबर पर हमने देखा था कि भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह ये महेश दत्त शुक्ल जी का है। 1873 में इसका 73 ईस्वी में इसका क्या होता है? प्रकाशन होता है। हिंदी में लिखा गया प्रथम ग्रंथ था। फिर आता है आपका तज़किरा-ए-सुरई। इस ग्रंथ के लेखक मौलवी करीमुद्दीन थे। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1884 में होता है। उर्दू भाषा का एक ग्रंथ था। इसमें 1004 कवियों का
वर्णन किया गया, जिसमें 62 कवि हिंदी के रखे गए थे। नेक्स्ट है शिव सिंह सरोज ग्रंथ। ये शिव सिंह सेंगर जी का है, शिव सिंह सरोज ग्रंथ, और 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। हिंदी भाषा का ग्रंथ है, इसका कोई अनुवाद नहीं हुआ था इस ग्रंथ का। और दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का ये दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 1000 छोटे बड़े कवियों का इसके अंतर्गत वर्णन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी पद्धति को अपनाया गया। वर्णक्रम पद्धति इसमें अपनाई गई थी। फिर मिश्र बंधु विनोद आता है, मिश्र बंधुओं का ये ग्रंथ था, और 3 भाई थे मिश्र बंधु। ये क्वेश्चन आपका बनता है, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और ये तीनों भाई मैंने नाम लिखे हुए हैं आपको, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इनके तीनों के नाम हैं। इसका प्रकाशन 4 भागों में होता है। पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 में, और चौथे भाग का प्रकाशन जो है वो 1934 में होता है। लगभग 5000 कवियों का इसमें वर्णन किया गया था, और वास्तविक रूप में इसमें अगर देखा जाए तो 4591 कवि थे। यह ग्रंथ 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया। डॉक्टर नामवर सिंह जी ने इस ग्रंथ को साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित और प्रशंसनीय ग्रंथ माना है। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधुओं के इतिहास को शुक्ल जी ने कवि व्रत की संज्ञा दी है। आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकाल के कवियों का विवरण मिश्र बंधुओं से ही लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ग्रंथ शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो ग्रंथ है ये शुक्ल जी का है, और 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये ग्रंथ जो है आपका एक विधेयवादी पद्धति को इस ग्रंथ के अंदर अपनाया गया। शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया था। अगर पद्धति की बात करी जाए कि किस पद्धति का इसमें प्रयोग हुआ है तो विधेयवादी बताएंगे आप। फिर इस ग्रंथ का प्रकाशन हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किया गया था, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा 1929 में इसका प्रकाशन हुआ, और बाद में ये एक स्वतंत्र पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित हुई। लगभग 1000 कवियों का इसमें शामिल किया गया। ग्रंथ की भाषा हिंदी थी, और 900 वर्षों के इतिहास को इसके अंतर्गत रखा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर भी मार्क करना है। और एक आपने अगर स्टार नहीं लगाया तो जॉर्ज गियर्सन जी का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा है आपको, उस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 3 ग्रंथों को आप यहाँ पर देखेंगे। 3 जो इतिहास ग्रंथ है, इसमें आता है आपका हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव तथा विकास। ये किसके हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा का है। 2 भागों में इसका प्रकाशन होता है, 1938 में पहले भाग का, और दूसरा अभी तक जो है वो प्रकाशित नहीं हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, ये 2 भागों में है ये ग्रंथ, और हिंदी वार्ड में विमर्श, इसके इन दोनों ग्रंथों के जो लेखक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास 16 भाग हैं इस ग्रंथ के, और नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। फिर आता है हिंदी काव्य धारा, राहुल शंकर दयान जी का है। मैं फटाफट आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारा करना है हमें। ये एक आपका लंबा क्लास हो जाएगा, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी होगी, तो हम जल्दी जल्दी ही करते हुए चलेंगे। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र का है, और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है ये गणपति चंद्र गुप्त जी का है। अगर कोई क्वेश्चन भी बीच में पुट आउट किया जाता है तो आपको उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना होगा, क्योंकि मैंने आपको समय भी दिया है रिवाइज करने का, और मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इसको डिटेल क्लासेस में पढ़ाया भी है। हिंदी साहित्य और संवेदना का जो इतिहास है ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। फिर खड़ी बोली हिंदी और हिंदी साहित्य का इतिहास, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? बृजरतन दास का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। हिंदी साहित्य और विमर्श पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडिसन ग्रिप्स का है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK का है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज गियर्सन का है। यह ग्रंथ की जो भाषा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसकी जो भाषा है ये अंग्रेजी है। ये ऊपर नहीं आया था, यहीं पर है आगे, तो इसको आप स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। ये ग्रंथ जो है प्रकाशित होता है 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में। फिर 1889 में यह स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होता है। इस ग्रंथ के अंतर्गत 952 हिंदी कवियों को शामिल किया गया है। इस ग्रंथ की पद्धति कालक्रम पद्धति है, और इसमें जो है कवियों के जीवन का वर्णन किया गया उनके काल कर्म के जीवन कर्म के अनुसार। 11 अध्यायों में इस ग्रंथ को बांटा गया है। काल विभाजन इसमें सबसे पहले जो किया गया वो इसी ग्रंथ के अंतर्गत देखने को मिला है। जॉर्ज गियर्सन ने इस ग्रंथ में सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा है, और तुलसीदास जी को इन्होंने सबसे बड़ा जननायक माना है। केवल हिंदी के कवियों को इसमें शामिल किया गया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने
सही अर्थों में इसको हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना है। और इस ग्रंथ का जो अनुवाद है वो भी किशोरी लाल गुप्त जी ने 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है। ठीक है, तो क्यों किया है अनुवाद? क्योंकि ये अंग्रेजी का ग्रंथ था, इसलिए इसको हिंदी भाषा में अनुवाद के रूप में लिया है। वो किसने? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, यहाँ पर भी स्टार लगाइएगा। आधुनिक साहित्य की प्रवर्तियाँ डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, नीरजा माधव जी का है ये। और हिंदी साहित्य का नया इतिहास इसकी बात करें तो रामखेलावन पांडे का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये दोनों ग्रंथ बच्चन सिंह जी के हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है। फिर देख लेते हैं औरत के लिए औरत 2003, ये नासिरा शर्मा का है। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर का है। ब्रज माधुरी सार, ये वियोगी हरि। पूरा नाम इनका क्या है? हर प्रसाद द्विवेदी। ये आपसे नाम पूछा जाता है कि वियोगी हरि का पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो हमने कितने ग्रंथों को यहाँ पर देखा? हमने पूरे 30 ग्रंथों को यहाँ पर देखा है, जहाँ क्वेश्चन इनसे बाहर आपका जाएगा ही नहीं। फिर काल विभाजन यहाँ पर होता है। जॉर्ज गियर्सन ने किस तरीके से काल विभाजन किया, कितने भागों में किया है, 11 में कौन कौन से थे? चारण काल था, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल था, और मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविताएं, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, टीकम, और फिर यहाँ पर था तुलसीदास रीति काव्य, तुलसी के प्रवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरीके से इन्होंने 11 भागों में काल विभाजन किया, और इनका जो काल विभाजन था वो काफ़ी, इसमें जो अध्यायों की संख्या थी काफ़ी ज़्यादा थी, इसे जो है काल विभाजन को अनुपयुक्त माना गया था। फिर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। इन्होंने इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, ये ग्रंथ था इनका, और इन्होंने इसमें जो काल विभाजन किया है वो 4 भागों में काल विभाजन को बांटा है। वीर गाथा काल, जिसका इन्होंने समय रखा है संवत में क्या समय रखा है? 1050 से 1375 विक्रमी। भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रमी। रीति काल 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी, और गद्य काल को 1900 से आगे माना है। फिर मिश्र बंधुओं का काल विभाजन आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है आपका शुक्ल जी का, और मिश्र बंधुओं का भी इंपॉर्टेंट है। मिश्र बंधुओं का कैसे है? मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया वो 5 भागों में किया है, और इसके इन्होंने उपभाग भी किए हैं। जैसे पहला भाग है इनका आरंभिक काल, उपभाग में पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल, इस तरीके से इन्होंने काल विभाजन किया। फिर माध्यमिक काल सेकेंड नंबर पर आता है, इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक, और इन्होंने जो इसका समय रखा है ये भी संवत में रखा है। तो देखते हुए चलिएगा, आप अपना मेंशन कर लीजिए, किसी की डेट वेट अगर कोई चेंज हो गई हो तो मेंशन करते हुए चलेगा। फिर अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल में इन्होंने बांटा है। परिवर्तन काल, ये आपका क्वेश्चन बना भी था प्रीवियस ईयर में कि परिवर्तन काल का जो समय है वो क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको क्या बताना था? 1890 से लेकर 1925 विक्रमी। नेक्स्ट इन्होंने एक और भाग है इसका वर्तमान काल का समय 1925 विक्रमी से अब तक माना गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा काल विभाजन किया गया, और इन्होंने 5 भागों में बांटा है। जैसे सबसे पहले इन्होंने लिया संधि काल, इन्होंने भी विक्रम संवत में ही काल विभाजन किया है। तो इन्होंने क्या रखा? संधि काल का समय 750 से लेकर 1000 विक्रमी। फिर चारण काल 1000 से 1375, फिर इन्होंने शुक्ल जी के अनुसार ही कर लिया। फिर भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी, और रीति काल 1700 से लेकर 1900 विक्रमी। आधुनिक काल को इन्होंने 1900 से आगे बताया है। गणपति चंद्र गुप्त का जो काल विभाजन है ये इंपॉर्टेंट है आपका, आप इसको भी स्टार मार्क कीजिएगा। प्रारंभिक काल का समय इन्होंने ईस्वी में लिया है 1189 से लेकर 1350, माध्यमिक काल 1350 से लेकर 1857 विक्रमी, और इसको इन्होंने मध्य काल को जो है 2 भागों में बांट दिया, पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल। 1375 से 1600 विक्रमी पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल का समय रखा है 1600 से लेकर 1800 विक्रमी। आधुनिक काल की बात करते हैं तो 1800 से लेकर 1857 विक्रमी से आगे तक के काल को इन्होंने आधुनिक काल का समय दिया है। फिर FEK के द्वारा जो काल विभाजन किया गया, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। प्राचीन चारण काव्य, प्राचीन भक्त काव्य और कबीर के उत्तराधिकारी तथा आधुनिक काल, ये इस तरीके से किया है FEK के द्वारा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो काल विभाजन किया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा? आदिकाल का समय इन्होंने 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक माना है। पूर्व मध्य काल को इन्होंने 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक, और उत्तर मध्य काल को 1700 से 1900 ईस्वी तक, और आधुनिक काल का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1900 से लेकर अब तक माना है। ये नामकरण जो इन्होंने किया है, काल विभाजन जो इन्होंने किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने,
शुक्ल जी भी इससे सहमत थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नामकरण की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा, आदिकाल को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? शुक्ल जी ने। चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने और राम कुमार वर्मा ने। वीर काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकरतायन जी ने कहा है। फिर बीजोपन काल की बात करते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आ जाते हैं। आरंभिक काल मिश्र बंधु। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अपभ्रंश काल कहा धीरेन्द्र वर्मा ने। संक्रमण काल रामखेलावन पांडे ने। अपभ्रंश काल या फिर पुरानी हिंदी का काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। आधार काल मोहन अवस्थी ने। अंधकार काल डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। आगे अगर बात करते हैं, हमने पढ़ा था आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य को। तो अभी तक क्लास कैसा लग रहा है आपको? रिवीजन आपका हो ही रहा होगा, तो कैसा आपको क्लास लग रहा है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बात करते हैं अपभ्रंश साहित्य की। अपभ्रंश साहित्य को देख लीजिएगा, एक मिनट रुकिए। आदिकालीन अपभ्रंश जो साहित्य था, अपभ्रंश का सबसे पहले अर्थ जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि अपभ्रंश का अर्थ क्या है, गिरा हुआ या फिर बिगड़ा हुआ। प्राकृत की अंतिम अवस्था को और हिंदी का आविर्भाव किसको माना जाता है? अपभ्रंश अवस्था को ही माना जाता है। शुक्ल जी ने, जैसे एक इनका फेमस कथन है या पंक्ति है कह लीजिएगा, ये क्या कहते थे? जैसे पहले गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। अपभ्रंश के साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं जैसे स्वयंभू जी हैं, तो स्वयंभू की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी जानेंगे। पहले ये जान लीजिए कि इनका जो समय था वो 783 ईस्वी था। डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने इन्हें कर्नाटक का निवासी माना, ये वैसे नगेंद्र ने कौशलवासी माना है इनको, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन आया हुआ है आपका, स्टार मार्क कर लीजिएगा। जैन परंपरा का प्रथम कवि जो है वो स्वयंभू है। इनके जो उपनाम थे अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का प्रथम कवि, अपभ्रंश का महाकवि, और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है स्वयंभू जी की? पौमचर्यो इनकी रचना है, जिसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। 5 खंडों में है ये, और इसमें राम को निवारण दिलाया गया था। बाद में जैन धर्म में ये विकसित हो गए थे, जैन धर्म के रूप में दिखाया गया था। इस ग्रंथ का जो रामचरितमानस पर प्रभाव देखने को मिलता है। स्वयंभू का ये अधूरा ग्रंथ है और इसको इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। क्वेश्चन बनता है आपका, स्टार मार्क कर लीजिएगा। इनकी जो पौमचर्यो रचना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेठनेमिचर्यो में महाभारत पर आधारित ग्रंथ है, कृष्ण के जीवन का चरित्र का वर्णन किया गया है। जैनियों का हरिवंश पुराण भी इस ग्रंथ को कहा जाता है, रेठनेमिचर्यो को। स्वयंभू छंद ये प्राकृत और अपभ्रंश के 60 कवियों का वर्णन इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पर आते हैं पुष्पदंत जी। 10वीं शताब्दी के कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और शुरुआत में पुष्पदंत जी जो है वो शैव थे, और बाद में ये अपने आश्रयदाताओं के अनुसार जैन हो गए थे। इनके जो उपनाम थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर स्टार लगाइएगा। एक तो अपभ्रंश के दूसरे कवि थे ये, और अपभ्रंश के बहुभूति इन्हें कहा जाता था। इन्हें अभिमान मेरु जो है स्वयं को कहा है। अभिमान मेरु इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसमें महापुराण आती है। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन की घटनाओं का वर्णित किया गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। इसको 63 महापुराण के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्या है एग्जाम में 63 महापुराण किसकी रचना है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर भी आप स्टार लगाइएगा। राम और कृष्ण के जीवन का इसमें चरित्र का वर्णन है। इसमें राम कथा को स्थान दिया गया है। नय कुमार चरऊ इनकी रचना है। जसर चरऊ है। आदि पुराण, उत्तर पुराण भी इनकी रचना है। आगे चलते हैं, धनपाल की बात करते हैं। धनपाल जो है ये भी 10वीं शताब्दी के कवि थे और अपभ्रंश के तीसरे कवि थे। भविष्य कहा इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इनकी सदी पूछ ली जाती है एग्जाम में, और कई बार इनकी रचना पूछ ली जाती है। तो इसमें भविष्य दंत की कथा का वर्णन भी किया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। धनपाल जी जो हैं ये राजा मुंज ने इनको धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। धनपाल को मुंज ने किसकी उपाधि दी थी? सरस्वती की उपाधि दी थी, ये चीज़ याद रखेंगे इसमें। फिर आते हैं 4th नंबर पर अब्दुल रहमान। ये 12वीं सदी के कवि थे। इनका निवास स्थान मुल्तान था, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का जो प्रथम कवि माना है वो अब्दुल रहमान जी को माना है। इनकी रचना संदेश रासक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये खंड काव्य है, विरह काव्य है। विक्रमपुर की वियोगिनी का इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। ये मेघदूत के समान इसको माना है बच्चन सिंह जी ने। ये एक विरह काव्य है, ये ध्यान में रखेंगे। और इसमें जो वर्णन किया गया है, विरह का वर्णन किया गया है, वो आषाढ़ माह से किया गया है। अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि थे। 12 मासा का जिन्होंने प्रयोग किया है। तो इंपॉर्टेंट रचना है, आपको ये याद रखनी है अब्दुल रहमान जी की संदेश रासक। 12 मासा का इसमें वर्णन हुआ है, और किस माह से हुआ है? आषाढ़ माह से हुआ है, ये पूछा गया है आपका। मुनीराम सिंह ये जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। पहुड़-दोहा इनकी रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है। पहुड़-दोहा किसकी है? मुनीराम सिंह की। ये क्वेश्चन बने हुए हैं, जब क्वेश्चन आपको कराऊंगी तब आपको मालूम होगा। जो इंदु या फिर योगिंदु, ये 6ठी शताब्दी के हैं। और परमात्मा प्रकाश योगसार
इनकी रचनाएं हैं। इंपॉर्टेंट रचना है परमात्म प्रकाश और योगसार जो इंदु की। फिर आते हैं हेमचंद जी, 12वीं शताब्दी के हैं और इनको प्राकृत का पाणिनि के नाम से जाना जाता है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें प्राकृत व्याकरण, शब्दानुशासन, काव्यानुशासन, कुमारपाल चरित तथा देसी नामाला आते हैं। कनकामर मुनि जो है 11वीं शताब्दी के कवि हैं। करकन चरित इनकी रचना का नाम है। आगे चलते हैं अपभ्रंश के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। तो कथन तो आप देख लीजिएगा, मैंने लिखवाए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप मैच करते हुए चलेगा अपने नोट्स में कि हाँ आपने लिखे हैं या नहीं। फिर इनकी विशेषताएं ये भी आपने मेंशन कर ली होगी, ठीक है। विशेषताओं को आपने देख लिया था। अब जो आगे आने वाला है वहाँ मैं आपको ये चीज़ बताकर चलूँगी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कथन और विशेषताओं से भी बनता है, उसको डिटेल में मैंने क्लासेज में बताया है, तो आपको उसको देखना है। ठीक वैसे ही यहाँ देखिएगा, शुक्ल जी ने जो 12 रचनाओं के आधार पर इस काल का नाम क्या रखा है, वीर गाथा काल नाम रखा है। और उन 12 रचनाओं में 4 रचनाएं जो है अपभ्रंश की थी, अपभ्रंश भाषा की थी, और 8 जो रचनाएं हैं वो देसी भाषा की थी। तो देसी भाषा में लिखित पुस्तकें थी कुछ, वे देख लीजिए कौन कौन सी हैं। बीसल देव रासो है, नरपति नराहल की है। कुमार रासो दलपत विजय, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जयमंक जसचंद्रिका मधुकर कवि की है। परमाल रासो जगनिक की है। कुमार रासो की खुसरो की पहेलियाँ ये अमीर खुसरो जी की है। और विद्यापति की पदावली ये किसकी है, विद्यापति जी की है। जो 4 पुस्तकें जो साहित्यिक भाषा में थी उनमें विजयपाल रासो आता है नल सिंह की, हमीर रासो सारंगधर की है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों रचनाएं जो है वो विद्यापति जी की है। ये साहित्यिक पुस्तकें आती हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपको ये 12 की 12 रचनाएं याद रखनी है, कौन सी देसी भाषा के अंतर्गत आती हैं और कौन सी साहित्यिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। देखिएगा, ये 12 रचनाएं आप याद कर लीजिएगा और फिर जो साहित्यिक भाषा के अंतर्गत पुस्तकें आती हैं इनको देख लीजिएगा बस। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता कीर्ति पताका, विजयपाल रासो नल सिंह की, हमीर रासो सारंगधर की, कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति की है। बाकी सारी जितनी भी बचती हैं आपकी देसी भाषा में है, ठीक है। तो आपका कन्फ्यूजन जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने इस तरीके से भी आपको बताया था कि अपभ्रंश प्रभावित भी हिंदी की रचनाएं हैं, जिसमें आपको सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, श्रावकाचार, राहुल बेल, उक्ति व्याकी प्रकरण, बसवेश्वर, बाहुबली रास और वर्ण रत्नाकर तथा हमीर रासो, ये जो रचनाएं हैं आपकी, ये रचनाएं आपकी किससे हैं, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचनाएं हैं। फिर अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं भी मैंने पढ़ाया हुआ है, कौन कौन सी है, जिसमें आपको खुमान रासो, डोला मारुरा दुहा, बिसल देव रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयमंक जसचंद्रिका, चंदन बाला रास, जयचंद प्रकाश भट्ट और स्थूलिभद्र रास, रेवंत गिरि रास, नेमिनाथ रास तथा बसंत विलास, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं आपकी। तो इनको भी आप देखते हुए चलिएगा, एक बार मोटी मोटी सी नज़र इन पर घुमा लीजिएगा। देखिए, रिवीजन करने का तरीका तो यही होता है कि आप फटाफट से सब कुछ देख लें। आदिकाल का वर्गीकरण उसके बाद में हमने किया था, आदिकाल का वर्गीकरण, और इसके अंतर्गत हमने यहीं से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, कई बार बना है। जब क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यू हम करेंगे, तब आपको पता होगा कि हाँ जो मैम बता रही थी वो बिल्कुल सही था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है तो स्टार लगा लीजिएगा। देखिए, जो आदिकाल का वर्गीकरण है उसको कितने भागों में बांटा गया है। आदिकाल को सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य, इन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हमने सिद्ध साहित्य को यहाँ पर देखना है। सिद्ध साहित्य, इसका समय 7वीं से 8वीं शताब्दी रखा गया है। सिद्ध साहित्य का समय, ये जो सिद्ध साहित्य है ये बौद्ध धर्म की, यहाँ पर जानिएगा, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, एक हीनयान थी और दूसरी वज्रयान। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। जो वज्रयान शाखा थी उसके जो अनुयायी थे उन्हीं को क्या बोलते थे, उन्हीं को सिद्ध कहते थे। और सिद्धों की संख्या कितनी थी, सिद्धों की संख्या 84 थी। सिद्ध योगिनियों की संख्या 3 थी। कौन कौन सी थी सिद्ध योगिनियाँ, मणिभद्रपा, मैखलापा और लक्ष्मी करापा। ये वे 3 हैं जिनको शुक्ल जी ने माना है। ये कौन सी 3 योगिनियाँ हैं जिन्हें शुक्ल जी ने माना था। और अधिकतर लोग किसको मानते हैं, चारों को मानते हैं, 4 योगिनियों को। एक इनमें कनकलापा भी है, कनकलापा। कनकलापा को शुक्ल जी योगिनी नहीं मानते, वे मणिभद्रपा, मेखलापा और लक्ष्मी करापा को मानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका, यहाँ पर भी स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख सिद्ध कवि। प्रमुख सिद्ध कवियों में सबसे पहले सरहपा आते हैं। सरहपा का जो समय है वो 769 ईस्वी है। 84 सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध सिद्ध रहे हैं और ये सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। सहज ज्ञान का प्रवर्तक भी इनको कहा गया है। धर्मपाल के ये समकालीन थे। धर्मपाल का जो समय है वो 770 से लेकर 810 ईस्वी के लगभग था। सरहपा का मूल नाम था राहुल भद्र और सहज ज्ञान के ये प्रवर्तक थे। इनके कुछ अन्य इंपॉर्टेंट नाम है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। इनके जो अन्य नाम हैं वो हैं राहुल भद्र, सरोज वज्र, पदम वज्र और सरहा तथा सरहापाद। प्रमुख ये इनके उपनाम हैं, इन्हें याद रखेंगे। फिर इनके प्रमुख ग्रंथ हैं दोहा कोश, दोहा गीति, दोहा कोश गीति, दोहा कोश हो गया आपका, फिर चरिया दोहा कोश तथा उपदेश गीति।
दोहा कोश, इस तरीके से इनकी जो 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, लेकिन जो मिले हैं वो आपका दोहा कोश इनका इम्पोर्टेंट है। आगे हम इनकी पंक्तियों को देखते हैं जो मैंने आपको डिटेल क्लासेज में अर्थ के साथ बताई हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ पर सारी अर्थ के साथ बताई गई हैं। इनके विषय में महत्वपूर्ण विद्वानों के जो कथन थे वो भी मैंने बताए हैं, तो आपको ये सब चीज़ें भी देखनी है जब आप रिवीजन करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। आगे चलते हैं सब्रपा जी। सब्रपा के समय की बात करते हैं तो 780 के लगभग माना गया है इनका समय, और सरहपा इनके गुरु थे। इनकी जो प्रमुख रचना थी ये भी धर्मपाल के समकालीन थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में चर्यापद, महामुद्रा, वर्ज कीर्ति तथा शून्य दृष्टि आते हैं, लेकिन चर्यापद जो है ये इंपॉर्टेंट रचना है। फिर इनकी पंक्तियों को बताया है और इसको पूरे डिटेल में अर्थ के साथ बताया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं लुइपा जी की। लुइपा जो है वो सबसे फेमस थे और इनका समय था 773 ईस्वी। सब्रपा जी इनके गुरु थे। कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये भी धर्मपाल के समकालीन थे। ये जाति और आडंबर के विरोधी थे। इनके उपनाम जो है वो लुइपाद, लुइचरण तथा लुइपा थे। इनकी प्रमुख पंक्तियों को भी यहाँ पर रखा गया है, और इनकी जो सबसे बेस्ट और फेमस पंक्ति है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो का तरुवर पंचविडाल है। अर्थ के साथ इनको समझाया है, कथन भी लिखे हैं, तो आपको ये देखना है। कण्हापा, कण्हापा के समय की बात कर लेते हैं। 820 के लगभग इनका जन्म हुआ था। 74 इनके ग्रंथ बताए जाते हैं कण्हापा जी के। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया और इनका जो कार्य क्षेत्र था सोमपुरी बिहार था। फिर आगे बात करते हैं कण्हापा जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में, तो कण्हापाद गीति तथा चर्या विनिश्चय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे अगर इनकी पंक्तियों को भी आप देखना चाहें तो यहाँ मैंने अर्थ के साथ इनको मेंशन किया हुआ है। आप डिटेल क्लासेज में जाइएगा, वहाँ से आप ये सब कवर कर लेंगे बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से। अपने नोट्स जब बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए रिवीजन करने के लिए। डोम्बिपा आते हैं 5 नंबर पर। इनके गुरु विरूपा थे। डोम्बिपा के गुरु यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। 840 इसका समय था। डोम्बिपा और डोम्बिपाद इनके उपनाम थे, और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उसमें डोम्बिगीति का, अक्षर द्वाकोपदेश तथा योगचर्या आती हैं। फिर इनके महत्वपूर्ण कथन और इनकी पंक्तियां आप यहाँ पर देखते हैं। फिर कुकरीपा जी आते हैं। 10वीं सदी के प्रमुख कवि थे। 16 ग्रंथ इनके माने जाते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, ठीक है, और उपनाम इनका कुकरीपाद था, ये ध्यान में रखेंगे। सिद्ध साहित्य की प्रमुख योगिनियां, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका सिद्ध साहित्य में, ठीक है। खनकलापा जो है ये शुक्ल जी ने इसको योगिनी नहीं माना था, बाकी तीनों को माना था, ठीक है, लेकिन इनकी 4 योगिनियां हैं। सिद्ध योगिनियां जो कितनी थी, इनकी संख्या 4 थी। शुक्ल जी ने कितनी मानी है, 3 मानी है, तो ये ध्यान में रखेंगे। जैन और राज साहित्य को देख लेते हैं। जैन और राज साहित्य का जो समय है ये 12वीं से 13वीं शताब्दी माना गया है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ मैंने मेंशन की है, आपको डिटेल क्लासेज में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए। फिर जैन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। ये कथन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रमुख जैन कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, सबसे पहले हेमचंद जी हैं। हेमचंद जो जैन आचार्य थे, ठीक है, और हेमचंद जी जो हैं ये प्रसिद्ध सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ पर इनका सम्मान था। ये उनके समकालीन थे। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है और हेमचंद को कलिकाल का सर्वज्ञ भी माना जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, देसी नामाला, कुमारपाल चरित तथा काव्यानुशासन है। आगे मैंने डिटेल में भी कुछ जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनके विषय में डिटेल में बताया है आपको, तो स्टार मार्क करते हुए चलिएगा। जिन रचनाओं के विषय में डिटेल में बताया गया है वो क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से। देसी नाममाला, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित, ये डिटेल में है, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। डिटेल क्लासेज में भी मैंने आपको जब क्लासेज ली थी वहाँ पर भी बहुत अच्छे से समझाया, तो आपको वे क्लासेज देखनी बहुत जरूरी है अगर नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जो विद्यार्थी नए हैं ना, जो आज ही इस क्लास में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वो जरूर जाकर डिटेल क्लासेज को देखें। 12 क्लासेज हैं, देखिए मैं फिर से बता दूं, 12 क्लासेज हैं जिनमें आदिकाल तक कंप्लीट हो चुका है। आज का ये 30 नंबर का क्लास है। इसके बाद मैं आदिकाल आपको नहीं पढ़ाऊंगी। फिर नेक्स्ट जब हम करेंगे आदिकाल के विषय में PYQ करेंगे, आगे कोई भी क्लास आदिकाल पर नहीं होगी, भक्ति काल की क्लास होगी अगली हमारी। मेरुतुंग की बात करते हैं तो देखिए मेरुतुंग जो है ये भी जैनाचार्य थे। प्रबंध चिंतामणि इनका प्रमुख ग्रंथ है। सोमपर्व सूरी की बात करें तो ये जैनाचार्य थे, और कुमारपाल प्रतिबोध इनका ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है कुमारपाल प्रतिबोध। देवसेन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देवसेन की जो श्रावकाचार रचना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसका समय भी आपसे पूछ लिया जाता है और इसके विषय में और भी चीज़ें पूछ ली जाती है। दब सहवास प्यास भी इनकी रचना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। लघुनेत चक्र और दर्शन सार भी इनकी रचना है देवसेन की। अब आता है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी का जो ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास, इसका समय था 1184 ईस्वी। अब इसमें जो है देखिएगा, इसमें 205 छंद है, ये एक चरित्र काव्य है और भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। भाषा इसकी जो थी वो राजस्थानी हिंदी और अपभ्रंश प्रभावित थी। पंच पांडव चरित्रास की रचना भी ये करते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास जी। इनकी रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास।
बुद्धिरास ये शालिभद्र सूरी की रचना है। आसुक कवि आते हैं। आसुक कवि की रचना का नाम है चंदन बाला रास और इसका समय क्या है 1200 ईस्वी है। जीव दया रास भी इनकी रचना है, 1201 में इसकी रचना इन्होंने की थी। इसमें 58 छंद है और 7 रस है। जिन धर्म सूरी की रचना का नाम क्या है स्थूलीभद्र रास है, 1209 की रचना है, एक खंड काव्य के रूप में है, 7 इसमें रस है, रासुल का है, 7 रस है ये, ठीक है। विजयसेन सूरी ये रेवंत गिरी रास इनकी रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है, इसके विषय में डिटेल में यहाँ मैंने बताया है। सुमति गण की बात करते हैं, नेमिनाथ रास इनकी रचना का नाम है। नेक्स्ट है धर्मसूरी की जो रचना है जम्बू स्वामी रास, सोमप्रभ सूरी, कुमार पार्वती और जिनदत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन रास है। फिर यहाँ पर हमने रासो साहित्य को देखना है। रासो साहित्य के विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन कभी स्किप नहीं होता। तो इसके कथन भी यहाँ पर रखे गए हैं और प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार में क्या आते हैं। सबसे पहले खुमान रासो आता है, जो इसके रचनाकार कौन है बीसलदेव रासो हैं, ठीक है। बीसलदेव रासो ने इसके विषय में क्या क्या कहा है, क्या इसमें छंद इंपॉर्टेंट है, कौन सी इसकी भाषा है, इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ क्या हैं, वो सब यहाँ पर रखी गई है। बीसलदेव रासो आते हैं सेकंड नंबर पर। नरपति बीसलदेव रासो ये रचना है और किसकी रचना है, ये नरपति नल की रचना है। इसका समय 1155 ईस्वी, अगर संवत में देखा जाए तो 1212 ईस्वी है बीसलदेव रासो का समय। फिर इसमें एक पंक्ति भी फेमस है यहाँ पर, 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, ये पंक्ति आपकी आई हुई है। ये भी पूछा जाता है कि पंक्ति किस रचना के विषय में कही गई है। नेक्स्ट जो आपकी यहाँ पर डिटेल में आप देखिएगा, डिटेल क्लासेज में जाकर नए विद्यार्थी जो भी जुड़े हैं आज हमारी क्लास से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कथन इंपॉर्टेंट है इसके। फिर परमाल रासो आता है, कितना इंपॉर्टेंट आपका ग्रंथ है ये परमाल रासो, ये जगनी का ग्रंथ है और विक्रम संवत 1230 में या फिर ईस्वी की देखा जाए तो 1173 में इसकी रचना होती है। इसके विषय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आला और उदल दो वीर सरदार थे जिसका इसमें वर्णन किया गया है। 28 अध्याय इसमें खंड काव्य है। आगे इसकी पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण कथन इसके विषय में दिए गए हैं। हमीर रासो की बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है सारंगधर। हमीर रासो की रचना का नाम, हमीर रासो ये रचना है और इसके रचनाकार का नाम क्या है सारंगधर है। 1357 ईस्वी में इसकी रचना होती है और ये एक साहित्यिक रचना है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। शुक्ल जी ने इसको क्या माना है, इसको एक साहित्यिक रचना माना है। ये मुक्तक रचना है ये है। इसके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये आपको जरूर देखने हैं। विजयपाल रासो, इस रचना के रचनाकार का नाम है नल सिंह। विजयपाल रासो किसकी रचना है, नल सिंह की रचना है। फिर पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्रबरदाई है। 1193 ईस्वी की ये रचना है। आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर विद्वानों के बहुत सारे मत रहे हैं। कुछ विद्वानों ने तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, वे सारे मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। कुछ ने अप्रमाणिक माना है, वो भी मैंने मेंशन किया है। और कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है, तो वो भी मेंशन किया है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केवल सुख सुखी संवाद जो है उसी को प्रमाणिक माना है, बाकी इन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना है। फिर पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में भी विद्वानों के मत रहे हैं। कुछ ने इसको अपभ्रंश भाषा में माना है, कुछ ने इसको डिंगल मिश्रित जो ब्रज भाषा थी उसके अंतर्गत माना है, कुछ ने पिंगल माना है, ठीक है। ये मुख्यतः सर्वमान्य मत जो है, अधिकतर जो विद्वान रहे हैं वो पिंगल के साथ में ही रहे हैं। इसके संस्करण की भी बात यहाँ पर हुई है, तो संस्करण भी कौन कौन से हैं देखिएगा। व्रत संस्करण है इसका, मध्य संस्करण है और लघु संस्करण भी है, लघुत्तम संस्करण भी है। ये सारे यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किए हैं कि इसमें कितने छंद हैं, किसमें कौन सा किसकी प्रति कहाँ पर सुरक्षित रखी गई है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सारी चीज़ें आपको जाननी है तो डिटेल क्लासेस से जुड़ना होगा। पृथ्वीराज रासो के संबंध में महत्वपूर्ण सर्ग कौन कौन से हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हैं, तो ये सर्ग भी जानना है आपको, क्योंकि कई बार तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। यहाँ पर भी स्टार लगा लीजिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके विषय में और कुछ यहाँ पर आगे इसके विषय में कथन भी दिए गए हैं। तो ये सब और पंक्तियाँ यहाँ तक आपको रासों को पढ़ना है, पृथ्वीराज रासों को। फिर नाथ साहित्य को देखना है और नाथ साहित्य में हमने ज्ञान, निष्ठा, हठ योग, गुरु के विशेष महत्व को देखा। आदिकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नाथ साहित्य। भगवान शिव के उपासक को नाथ कहा गया है। यहाँ पर नाथ साहित्य की विशेषताएं हैं, तो ये देखते हुए आपको चलना है, मेंशन करनी है। कुछ इनके विषय में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने अलग अलग कलर से मेंशन किए हैं और क्लास में भी मैंने बताया था कि यहाँ से तो आपको छोड़ना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर ये जो मैंने मेंशन किया है कि नाथों की संख्या कितनी है और कौन कौन से नाथ है, ये भी आपको डिटेल में याद रखना है अपना पूरा कि कौन कौन से नाथ है। क्योंकि कई बार क्या होता है MCQ में आपको एक कोई और दे देंगे, एक आपके लिए सिद्ध रख देंगे और फिर नाथ रख देंगे, तो उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा नहीं है। कथन वगैरह आपको ये सब चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में लिख कर रखनी है अपनी कॉपी में। अंतर देखना है सिद्ध और नाथ में क्या अंतर है।
और याद करते रहना है। बार बार रिवाइज करेंगे अपने नोट्स को तो बहुत ही अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी बेहतरीन तरीके से। प्रमुख नाथ कवि, प्रमुख नाथ कवियों में मत्स्येंद्र नाथ आते हैं, जिनका समय 9वीं शताब्दी रखा गया है। ये पंजाब के थे। फिर इनका कार्य क्षेत्र, इनका मूल नाम क्या था? विष्णु शर्मा था। इनके जो कुछ अन्य उपनाम थे जैसे मेघनाथ, मत्स्येंद्र नाथ और मत्स्येंद्र नाथ। कुछ विद्वानों ने इन्हें नाथ पंथ का प्रवर्तक भी माना है। इनके दीक्षा गुरु का नाम था चरपटनाथ, ये भी पूछा जाता है। और इनके 2 पुत्र थे, एक पारसनाथ, दूसरा नेमिनाथ। आगे चलते हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कोल ज्ञान निर्णय पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। अकुलवीर तंत्र है, कुलानंद है और ज्ञान तालिका है। तो कोल ज्ञान निर्णय को तो आपको याद रखना है, किसकी है? मत्स्येंद्र नाथ की, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। फिर महत्वपूर्ण कथनों को देख लेना है इनके विषय में, 2 ही कथन इंपॉर्टेंट है। गोरखनाथ की बात करते हैं तो इनका समय जो है 845 ईस्वी राहुल संक्रतायन के अनुसार है। 9वीं शताब्दी जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार है। आगे चलें और इनके जन्म स्थान को, इनके कार्य क्षेत्र को बच्चन सिंह ने जो है गोरखनाथ को ही नाथ पंथ का प्रवर्तक माना है। नाथ साहित्य का प्रवर्तक कौन है, नाथ पंथ का प्रवर्तक कौन है? तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल क्लासेस में पढ़ाई हैं। और देखिएगा, जो डॉक्टर बड़तपाल थे, इन्होंने गोरखनाथ जी की जो रचनाएं मानी हैं, ये रही आपके सामने यहाँ पर। ये भी आपको स्टार मार्क करके रखनी है। शब्दी, पद, प्राण संकली, ये पूछी गई रचनाएं हैं, ठीक है। और 15 तिथि, सप्तवार, पंचमात्रा, नरवई बोध, अभय मात्रा जोग, शिष्या दर्शन, आत्मबोध, मच्छिंद्र, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नाथ साहित्य का वर्णन विषय भी आपको याद रखना है। इनके विषय में महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और विद्वानों के जो मत हैं, ये भी आपको देखते हुए और चलने हैं। जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो वो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से सारी ही चीज़ें। लौकिक साहित्य को फिर हम पढ़ते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं से भी पढ़िएगा, आपको सीक्वेंस पता नहीं, कुछ विद्यार्थियों को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। एक सीक्वेंस में क्लास को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप जब आप पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें, डाउट्स क्लियर होते जाते हैं। उसके लिए भी आपको यहाँ पर जुड़ना होगा, डाउट्स अगर क्लियर करने हैं। ये तो आज का एक एनालिसिस है, आज का क्लास कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, वो सब हम यहाँ पर जान रहे हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो नए जुड़ेंगे हमारे साथ में, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कितना पढ़ना है, कितना कुछ हमारा छूट गया, कितना कुछ हमारा कवर है, कहाँ से हमें अपने नोट्स बनाने हैं, कितना उसमें मेंशन करने हैं पॉइंट्स को, सब चीज़ें। लौकिक साहित्य को देखिएगा। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ढोला मारूरा जो दोहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जो रचनाकार हैं वो कल्लोल कवि हैं। इनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं मैंने, इन्हें देखते हुए चलिए आप। फिर बात करें, इसमें डिटेल में इसकी स्टोरी भी आपको समझाई हुई है, कैसे कैसे है, क्या मारवाणी क्या थी, कौन थी, और ढोला की उम्र कितनी थी। एक मारवाणी थी, एक मारवाड़ी थी, तो दोनों र और व का अंतर है दोनों नायिकाओं में। कौन किसने क्या किया, कौन उनकी पत्नी थी, किसके साथ विवाह होता है, सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई है। फिर जयचंद प्रकाश आते हैं सेकंड नंबर पर लौकिक साहित्य में, जिसके रचनाकार हैं भट्ट केदार जी। जिसके रचनाकार कौन है? भट्ट केदार हैं। इनके विषय में भी यहाँ पर आपको बताया गया है। फिर जयमंग जस चंद्रिका आती है रचना, ये किसकी रचना है? मधुकर कवि की रचना है। जयमंग जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि की रचना है। और फिर वसंत विलास को आपने देखा। वसंत विलास में भी आपने देखा कि इस रचना के जो रचनाकार थे वो आपको नहीं मालूम हुआ, क्योंकि इसके रचनाकार जो है वो अभी तक अज्ञात हैं, मिले नहीं हैं। आदिकालीन हिंदी गद्य की बात करते हैं नेक्स्ट। आदिकालीन जो हिंदी गद्य साहित्य है वो 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक चला है। और ग्वाल्यमाला कथा, राउलवेल तथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर इसकी प्रमुख रचनाएं रही हैं इस समय की। उनको हमने देखा कि जो ग्वाल्यमाला कथा है ये उद्योतन सूरी की रचना है। राउलवेल की बात करें तो रोड़ा कवि की रचना है। इसमें मैंने राउलवेल में आपको अर्थ भी समझाया है और इसके विषय में डिटेल में बताया है कि जो राउलवेल है ये एक प्रेम काव्य है और कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 कन्याओं का इसमें नक्सिक वर्णन किया गया है। चंपू मिश्रित काव्य है ये राउलवेल। नक्सिक श्रृंगार परंपरा का आरंभ यहीं से होता है और इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी जो है वो प्रधान है। आगे चलते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की दामोदर शर्मा इसके रचनाकार हैं और ये 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इनके विषय में कुछ कहा, कथन एक दिया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के विषय में मुनि जिन विजय भी लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं। वर्ण रत्नाकर, ये ग्रंथ ज्योतिश्वर ठाकुर जी का है। वर्ण रत्नाकर ये मैथिली भाषा का एक आद्य ग्रंथ है। इसमें जो ये पुस्तक है इनकी, ये सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा और बबुआ पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा ये इसका संपादन होता है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से ये प्रकाशित होती है। वर्ण रत्नाकर हिंदी
में रचित एक गद्य रचना है, ये याद रखेंगे। 8 इसमें कल्लोल है, कौन सा इसका कल्लोल अधूरा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सारे 8 के 8 कल्लोल यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ये पूछ लिया जाता है कि इसका कौन सा कल्लोल अधूरा है, तो आप बता देंगे 8वां कल्लोल अधूरा है। डिटेल पढ़ा चुकी हूँ, डिटेल में सारी चीज़ें। नेक्स्ट अन्य कवि आ जाते हैं, और ये लास्ट पॉइंट है इसका, इसके बाद तथ्य बचते हैं आदिकाल के। तो अन्य कवियों में हमने विद्यापति को देखना है। विद्यापति जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको डबल स्टार मार्क कीजिएगा यहाँ पर। इसका समय आपको ईस्वी में भी बताया गया और संवत में भी, इस शताब्दी में भी बताया गया है। ये कहाँ के थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है इसका कि ये इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। ठीक है, बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के मिथिला के विप्सी नामक ग्राम में इनका जन्म होता है। इनके पिता से क्वेश्चन बन जाता है कि इनके पिता का क्या नाम था, गणपति ठाकुर, आप बता देंगे। इनके 3 पुत्र थे, एक पुत्री थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था, चंदा देवी। ये बन जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि इनकी पत्नी का क्या नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी भाषा संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली भाषा का इन्हें पूरा ज्ञान था। तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के ये आश्रित कवि थे। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यापति जी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जान लीजिएगा कि जितने पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं ना हर एक के विषय में, वो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डिटेल क्लास में जिन विद्यार्थियों ने ली है तो उनको ज्ञान हो गया होगा कि हाँ, यहाँ यूट्यूब पर फ्री आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है पूरा सिलेबस। तो उसमें कितनी ताकत है, कितना निचोड़ है वो हर एक चीज़ का। आप कोई भी बुक मत लीजिएगा, मैं तो कहती हूँ अभी कोई बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरे साथ एक मन से लग जाइएगा और अपने नोट्स को बनाते रहिएगा, और एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। बेफिक्र होकर आप लग जाइएगा, क्योंकि आप जब मेहनत करेंगे ना तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। आपको जुड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मेरे साथ रेगुलर रहना पड़ेगा। ठीक है, और अंत में मैं आपको फिर से बताऊँगी, एक इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आपको। ठीक, वो उसको तो जानना है आपको, तो क्लास बिल्कुल लास्ट तक देखनी है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताती, लेकिन जो विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं वो इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे, तो उनको वो चीज़ मालूम हो ही जाएगी। जिनको नहीं पढ़ना है वो तो स्किप कर चुके होंगे अभी तक। ठीक है, इनके जो उपनाम हैं विद्यापति जी के, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। अभिनव, जयदेव, मैथिल, कोकिल, सबसे ज़्यादा उपनाम मिले हैं इनको। ठीक है, सरस कवि, यानी कि उपनाम किसको बोलते हैं, उपाधियों को बोलते हैं। अपरूप का कवि इन्होंने खुद को कहा है। खेलन कवि भी कहते हैं इनको, कवि कंठहार कहते हैं, कवि रंजन कहते हैं, कवि रतन, कवि नवशेखर और नव कवि, तथा मैथिली बोली का लोकप्रिय कवि इनको कहा जाता है। और सबसे अधिक उपाधियां धारण करने वाले कौन थे, विद्यापति जी थे। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट जिसको बोलते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने पूरा डिटेल में बताया है, पूरा डिटेल में। कीर्तिलता अभट भाषा में लिखी हुई है। उदारता का और यश का इसमें वर्णन किया गया है। चरित काव्य है, वीर काव्य है, ये है कीर्तिलता। कीर्तिलता में जो है खेलन कवि कहा है इन्होंने, विद्यापति जी ने खुद को। भृंगी संवाद में ये लिखी गई है। इसको कहानी भी कहा जाता है। जौनपुर का रोचक वर्णन है, इसमें ऐतिहासिक काव्य है। ये देसिल बाना इसको कहा गया। भृंगी संवाद से इसका आरंभ होता है और इसी के अंतर्गत सारी कथा को लिखा गया है। 4 पल्लवों में ये विभक्त है। अगली रचना इनकी कीर्ति पताका है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। क्या क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि इनकी कौन सी रचना है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई, वो कौन सी है, कीर्ति पताका है। इसकी भी भाषा अवट है। ठीक है, फिर पदावली, पदावली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो स्किप होता ही नहीं। मतलब विद्यापति जी जो है ना एग्जामिनर का फेवरेट है, बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको देते ही देते हैं, कहीं से भी दे देंगे उठा के। नेक्स्ट इसकी भाषा जो है वो मैथिली है। पदावली में क्या है, पदावली में यह एक सरस गीति परक रचना है। मार्मिक अभिव्यंजना हुई है इसमें वियोग और श्रृंगार रस की। ये एक आधार मूलक है। यह ग्रंथ श्रृंगारी कवि भी कहे गए हैं विद्यापति जी इसके कारण, और मैथिल कोकिल कहलाए हैं। इसमें उन्होंने राधा और कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन किया है। फिर गोरक्ष विजय इनकी रचना आती है। गोरक्ष विजय ये पूछ लिया जाता है गोरक्ष विजय में कि इसका कौन सा भाग संस्कृत में है और कौन सा भाग मैथिली में है। तो गद्य भाग को हम याद रखेंगे हमेशा संस्कृत भाषा में है, पद्य भाग जो है इसका मैथिली भाषा में है। इनकी और अन्य रचनाएं हैं जिसमें मणिमंजरी, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, शैव सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली तथा गंगा वाक्यावली और विभाग सार, इनकी जो रचनाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। एक कुछ और बचती हैं रचनाएं, देखिएगा। गया पतलक है, वृण्यकृत्य है, व्याधि भक्ति तरंगिणी, द्वैत निर्णय और दान वाक्यावली, यह सारी रचनाएं भी संस्कृत भाषा में हैं। तो आगे जो है अमीर खुसरो जी को देख लेते हैं। विद्यापति जी तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि सारा कुछ डिटेल में हम उनके विषय में पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो को देखते हैं तो अमीर खुसरो 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक इनका समय रखा गया है। बच्चन सिंह जी के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म जो है वो एटा पटियाला के गांव में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इनका वास्तविक नाम ये भी पूछा गया है, अबुल हसन था। सैफू, इनके पिता का नाम सैफुद्दीन मोहम्मद और इनके गुरु का नाम जो है वो निजामुद्दीन औलिया था। ये खड़ी बोली ब्रज अवधी और फारसी इनकी भाषा थी। स्वयंभू अमीर खुसरो तथा
अमीर खुसरो ने 11 सुल्तानों का शासन देखा था। स्वयंभू नहीं है, स्वयं अमीर खुसरो जी ने जो है वो 11 सुल्तानों का शासन देखा था। सबसे अधिक शासकों का शासन देखने वाले कौन थे? वो अमीर खुसरो जी थे, जिन्होंने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश का समय देखा। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ये रहे थे। फिर इन्होंने, अगर आविष्कार की बात करते हैं, तो खड़ी बोली का आविष्कार किया। ये ऐसे पहले मुस्लिम कवि थे अमीर खुसरो जी, ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। क्योंकि कुछ लोग, क्या होता था, अगर हिंदी के शब्दों का प्रयोग भी करना चाहते थे तो मुसलमान जो लोग हैं वो उन्हें अपनी तरफ को खींच लेते थे कि तुम मुस्लिम होकर हिंदी बोलते हो, इस तरीके से। तो इन्होंने जो है किसी की कोई परवाह नहीं की और खुलकर हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी पहेलियाँ, मुकरियाँ लिखी हैं और इनके जो अन्य नाम थे, बहुत सारे नाम हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अमीर खुसरो ये किस नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो जी को भारत का तोता कहा जाता है, तूती ये हिंद कहा जाता है, हिंदुस्तान की तूती, हिंदी बोली का प्रथम कवि, तोता ए हिंद अलाउद्दीन ने इनको कहा था। और कवियों में महाकवि और कवियों में राजकुमार भी इनको कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि भी माना है। अवधि का प्रथम कवि किसको माना है? अमीर खुसरो जी को। और हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति के प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि भी कहे गए हैं। वीणा एवं अरबी के तंबूरे, जो वाद्य यंत्र है, एक संस्कृत का वीणा और अरबी का क्या था, अरबी भाषा में अरबी जो है, अरबी का तंबूरा था, उसको मिलाकर इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। तबला के आविष्कारक भी ये थे। जनता का मनोरंजन का मुख्य उद्देश्य इनका विषय था, इनका जो उद्देश्य था वो जनता का मनोरंजन करना था। ज्ञान मूलक, मनोरंजक परक और सूफी रचनाएं इनकी विशेषता, रचना की विशेषता थी। ठीक है, इन्होंने हिंदवी का प्रयोग किया। ये बहुत ही अच्छे कवि थे, यानी कि इनका जो हर एक पॉइंट है वो मैंने अलग कलर से मेंशन किया है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको सब कुछ अपने नोट्स के अंदर मेंशन करना है, स्टार लगा लेना है। जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ बहुत ज़्यादा कलर का मैंने प्रयोग किया, क्यों किया? क्योंकि एक आपको अट्रैक्ट चीज़ लगे, आप वहाँ पर अपने नोट्स जब बनाए, इतने सुंदर तरीके से बनाएं और आप उसको एग्जाम टाइम में फटाफट तरीके से याद करते चलें। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, देख लीजिएगा। खलिक बरी है इनकी महत्वपूर्ण रचना, इसके विषय में जो भी मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो देखते हुए चलेगा। पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं। ये मुकरियाँ जो है ब्रज भाषा में है, बात से मुकर जाना इसका अर्थ होता है। फिर दो सुखने हैं, दो प्रश्नों का एक ही उत्तर देना इसमें कहा गया है। फिर नूर सिपर है, हालात कन्हैया है, गजल है, नजराने हिंद इनकी रचना है। आवाज एक खुसरवी है, आशिकी है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इनके विषय में, ये सब यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, आलोचकों के कुछ मत हैं जो आपको देखने हैं। फिर इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आती हैं। पंक्तियाँ खूब सारी मैंने यहाँ पर भर भर कर लिखी हैं हर एक रचना से इनकी, तो आपको वो सब चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, फिर आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? महत्वपूर्ण तथ्य आ जाते हैं आदिकाल के, तो ये आपको देखने हैं। तथ्य तो आपका ऐसा है कि पूरा रिबैक है, जितना भी आपने पढ़ा वहाँ से लेकर और बिल्कुल अमीर खुसरो जी तक सारे पॉइंट टू पॉइंट आपसे ऐसे बताए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट है ना, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर रखे गए हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर रखे गए हैं। तो इनको आप देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होंगे। इस क्लास को आपको ठीक वैसे ही नोट्स बनाने हैं जैसे मैंने बनाए हैं आपके लिए ई नोट्स। और मैं तो ये चीज़ें आपको अवेलेबल कराऊंगी, लेकिन तब कराऊंगी जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और हम PYQ कर रहे होंगे, तब मैं आपको ये नोट्स अवेलेबल कराऊंगी। उससे पहले तो ये आपके लिए नहीं होंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं। ठीक है, देखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट हैं, तथ्य हैं, वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। और लास्ट क्लास जो हमारा था, इससे पहला क्लास, इस वाले क्लास से, वो सब मैंने तथ्यों तक रखा। फिर मुझे लगा कि मैं आपको आज का क्लास भक्ति काल पर लूँ, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं एक बार आपको एनालिसिस करा देती हूँ। हो सकता है कुछ नए विद्यार्थी हों जो हमारे साथ जुड़कर अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे मन में आया कि मैं एक बार अपने जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। और उनको मैंने समय भी दिया रिवीजन करने का। एक दिन मैंने पूरा कंप्लीट नोट्स करने के लिए दिया आपको, नोट्स को अपने कंप्लीट करने के लिए, और एक दिन फिर मैंने आपको रिवीजन करने के लिए दिया। तो कल से जो हमारा क्लास होगा वो भक्ति काल पर होगा। बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से हमें पढ़ना है। जिनका नोट्स कंप्लीट हो चुका है, रिवाइज हो चुका है, वो वेल डन उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए। और जिनका नहीं हुआ तो वो आज ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम अपना नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत भक्ति काल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से दिखा दी। पॉइंट्स मैंने लास्ट तक जाके इसलिए दिखाए आपको ये तथ्य कि काफ़ी सारे तथ्य हैं। ठीक है, मुझे भी ये कराने में आपको करीब आधा घंटा लग गया था, तो ये आपको नहीं छोड़ने हैं। आप कभी समझो कि मैंने नोट्स का क्लास सब कंप्लीट कर लिया तो मैं ये तथ्य नहीं लिखूंगा, नो, ये आपको लिखने हैं, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इनको स्किप मत करना,
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लास आपको 2 बार देखकर ही लिखी जाएंगी, धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से लिखना, उससे क्या होगा आपका ही फ़ायदा होगा। चलिएगा, तो मैं आपको अब बता देती हूँ यहाँ पर एक ये कि आपको मंडे, फिर से मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये क्लासेज बच्चे कम कर रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आपका ग्रामर का क्लास चलता है, हिंदी व्याकरण किसका क्लास चलता है, हिंदी व्याकरण का क्लास चलता है। और 3 दिन आपका, पहले 3 दिन आपका व्याकरण का क्लास चलता है, दूसरे 3 दिन आपका जो कि आपका थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपका कौन सा क्लास चलता है, आपका संस्कृत साहित्य का क्लास चलता है। किसका चलता है, संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य, ठीक है। संस्कृत साहित्य का क्लास चलता है और संस्कृत साहित्य का अभी एक ही क्लास हुआ है। जिन विद्यार्थियों ने ये क्लास नहीं लिया वो इसको देखिएगा, एक नहीं शायद 2 क्लास हो चुके हैं, ठीक है, 1 या 2 हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा कालिदास पर। जहाँ से भी आपका छूटा होगा मतलब आप कंप्लीट करेंगे, अभी कवर हो जाएगा। और आपको बाद के 3 दिन हफ्ते में ये क्लास मिलेगी, पहले 3 दिन आपको व्याकरण मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण और संस्कृत साहित्य, ठीक है। हम संडे में भी क्लास करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की, ठीक है। साहित्य की जो क्लासेज होगी वो आपको संडे में मिलेगी, 8 के 8 दिन मिलेगी। साहित्य का जो क्लास होगा बेटा, साहित्य का क्लास आपको मंडे नोट कर लीजिएगा, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे और संडे, 8 दिन मिलेगा आपको साहित्य का क्लास। किसका क्लास मिलेगा, साहित्य का क्लास। तो इस तरीके से आपको एक नोट कर लेना है, माइंड में सेटअप कर लेना है कि हमारे क्लास किस किस दिन होते हैं। सुबह 8 बजे होता है और व्याकरण और संस्कृत साहित्य का जो क्लास है, संस्कृत साहित्य का, वो आपको 2 बजे मिलता है। ये सुबह 8 बजे मिलता है और वो मिलता है आपको 2 PM पर। इस तरीके से आप भी नोट करके रखिएगा, ठीक है। और 3 सब्जेक्ट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। क्लास लंबा हो गया, उम्मीद करती हूँ आपने देखा भी होगा पूरा लास्ट तक, और लास्ट तक देखेंगे तभी कुछ आप कर पाएंगे, नहीं देखेंगे स्किप कर देंगे बीच में तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका बहुत कुछ लॉस हो जाएगा। आपको पेड क्लासेज अफोर्ड करनी होगी, वहाँ पर भी आपको यही सब सिखाया जाएगा। मैंने तो सिर्फ अपनी तरफ से एफर्ट्स किया है, एक नया चैनल बनाया यूट्यूब पर आप लोगों के लिए कि आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपकी मदद करूँगी तो कहीं ना कहीं मेरी भी अपने आप में मदद होगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग क्लास को देखते हैं, लाइक उतना नहीं करते जितना आप देखते हैं, और सब्सक्राइब भी मुझे नहीं लगता कि कुछ विद्यार्थी करते हैं। आप सब्सक्राइब किया कीजिए, लेकिन क्लास को देखने के बाद चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब किया कीजिए और लास्ट में ही उसको लाइक किया कीजिए, एकदम स्टार्टिंग में लाइक मत करना, ठीक है। और अच्छे से सुंदर कमेंट कीजिएगा, क्लास कैसा लगता है उसके विषय में, आप स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या आपके लिए नया किया जाए, क्या आप चाहते हैं, आपकी डिमांड क्या है, वो सब भी। चलिएगा, फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।